हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो है राजस्थान सेवा नियम आरएसआर। यह वीडियो रहने वाली है जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम के लिए और हम इसका कर रहे हैं 13वां लेसन और अध्याय 13 का नाम है वैदेशिक सेवा। इसमें रूल है 141 से 157 जो कि हमने लास्ट वीडियो में कर लिए हैं। मतलब अभी तक इसकी 8 वीडियो हो चुकी है, 9वीं वीडियो है इस लेसन की और 8 वीडियो में हमने ये टोटल लेसन कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसके प्रैक्टिस करेंगे, यानी अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं आज इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक सभी वीडियो ये नहीं देखी है 8 तक वीडियो, तो इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ लिंक दिया हुआ है। इसी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और पहले वह वीडियो देख लें, नहीं तो आप ये आज के अभ्यास प्रश्न नहीं कर पाएंगे। चलिए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं, देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। अगर आपने रियल में मेहनत की है तो आप कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रतिनियुक्ति 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 भत्ता जो है, प्रतिनियुक्ति भत्ता जो है वो मैक्सिमम, प्रतिनियुक्ति भत्ता मैक्सिमम यानी अधिकतम कितनी अवधि तक, मैक्सिमम कितनी अवधि तक स्वीकृत किया जा सकता है। आपको ये बताना है कि प्रतिनियुक्ति भत्ता जो है मैक्सिमम कितनी अवधि तक स्वीकृत किया जा सकता है, कि मैक्सिमम अवधि बतानी है। प्रतिनियुक्ति भत्ता में अधिकतम कितनी अवधि तक स्वीकृत किया जा सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है 4 वर्ष तक, सेकंड ऑप्शन है 5 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 3 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 2 वर्ष। तो जो सही आंसर है आपका वह होगा 4 वर्ष। प्रतिनियुक्ति भत्ता अधिकतम 4 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है पेंशन अंशदान। पेंशन अंशदान की वर्तमान दर कितनी है। पेंशन अंशदान की वर्तमान दर कितनी है। पेंशन अंशदान की वर्तमान दर कितनी है। आपके पास ऑप्शन है, ये ना आपको बताना है कि जो वर्तमान दर कितनी है और किसके ऊपर है ये भी बताना है। मूल वेतन का 10% या मूल वेतन की 10%। पेंशन अंशदान की जो दर है मूल वेतन की 10% है या फिर मूल वेतन की 10% प्लस महंगाई भत्ता, ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता टोटल की 10%, टोटल का 10%, या फिर चौथा ऑप्शन है मूल वेतन का 8%। तो आपको बताना है कि पेंशन अंशदान की वर्तमान दर कितनी है और किसके ऊपर है ये। तो जो सही आंसर है क्या ये आएगा मूल वेतन का 10%। गलत है ये। मूल वेतन का 10% प्लस महंगाई भत्ता ये गलत है। मूल वेतन का 8% गलत है। सही ये मूल वेतन और महंगाई भत्ता दोनों को जोड़ो और टोटल का 10% निकालो, दोनों के जोड़ का 10%। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, मान लेते हैं कि विदेशी जो नियोजक है ना, विदेशी नियोजक पेंशन अंशदान चुकाने की सहमति नहीं दे। पेंशन अंशदान चुकाने की सहमति अगर मान लो नहीं देता है, सहमति नहीं देता है, तो अंशदान कौन वहन करेगा। अंशदान कौन वहन करेगा। मान लो विदेशी नियोजक क्या करता है, विदेशी नियोजक आपको कह देता है या विदेशी नियोजक द्वारा पेंशन अंशदान चुकाने की सहमति नहीं दी जाती, तो अंशदान कौन वहन करेगा। फर्स्ट पैतृक विभाग, सेकंड कर्मचारी, थर्ड कोई वहन नहीं करेगा,
और फोर्थ है प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाएगा, प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाएगा। यानी प्रश्न ये है कि मान लो विदेशी नियोजक द्वारा, ये विदेशी नियोजक हाथ खड़े कर दे, विदेशी नियोजक द्वारा पेंशन अंशदान चुकाने की सहमति नहीं दे तो अंशदान कौन वहन करेगा? अंशदान कौन वहन करेगा? क्या पैतृक विभाग करेगा, क्या कर्मचारी करेगा? कोई भी वहन नहीं करेगा, या प्रतिनियुक्ति पर ही नहीं भेजा जाएगा? तो आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, कर्मचारी। कर्मचारी को पेंशन अंशदान चुकाना होगा, कर्मचारी द्वारा पेंशन अंशदान चुकाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 नेक्स्ट प्रश्न है वैदेशिक सेवा, वैदेशिक सेवा यदि भारत में ही है, वैदेशिक सेवा यदि भारत में ही है तो अंशदान अवकाश वेतन, अवकाश वेतन की राशि के लिए भी दिया जाना चाहिए। यदि वैदेशिक सेवा भारत में ही हो तो अंशदान अवकाश वेतन की राशि के लिए भी दिया जाना चाहिए। ये कौन से नियम में है? ये कौन से नियम के अंदर दिया हुआ है? तो 142 में दिया हुआ है, 145 में दिया हुआ है, 143 में दिया हुआ है, या 141 में दिया हुआ है? प्रश्न फिर से देखिए, वैदेशिक सेवा यदि भारत में ही हो तो अंशदान अवकाश वेतन की राशि के लिए भी दिया जाना चाहिए। ये कौन से नियम में है? तो सही आंसर बताइए। रूल नंबर 145, नियम 145 कहता है वैदेशिक सेवा का, यदि भारत में ही अंशदान, भारत में यानी वैदेशिक सेवा भारत में ही हो तो अंशदान अवकाश वेतन की राशि के लिए भी दिया जाना चाहिए। 145 कहता है सही आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति भत्ता किस पर दिया जाता है? प्रतिनियुक्ति का भत्ता किस पर देय होता है? फर्स्ट ऑप्शन मूल वेतन पर देय होता है, मूल वेतन पर। सेकंड ऑप्शन वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग पर देय होता है। थर्ड ऑप्शन वेतन, विशेष वेतन पर, विशेष वेतन पर प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होता है। चौथा सेवा वेतन पर। आपको बताना है कि प्रतिनियुक्ति भत्ता किस पर देय है। मैक्सिमम स्टूडेंट गलती पता क्या करके आएंगे, ये करके आएंगे वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग पर ऐसा नहीं है, ये करते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वेतन और महंगाई भत्ते के योग का 10% तो हमने स्टार्टिंग का पहला प्रश्न किया था। ये मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% वो तो पेंशन अंशदान की वर्तमान दर है। महंगाई जो ये प्रतिनियुक्ति भत्ता है ना, वो किस पर दिया जाता है? वो मूल वेतन पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? मूल वेतन। तो ऑप्शन ये फर्स्ट वाला ये सही होगा, मूल वेतन पर दिया जाएगा। ठीक है जी, ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, मान लेते हैं एक कर्मचारी, एक कोई कर्मचारी है, उसने प्रतिनियुक्ति के 4 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। 4 वर्ष पूर्ण करके वो लौट आया है कहाँ? पुणे अपने पैतृक डिपार्टमेंट में लौट आया है। ठीक है जी, पैतृक विभाग में क्या कर रहा है? लौट आया है। अब वह पुनः प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहता है, पुनः प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहता है, प्रतिनियुक्ति। तो आपको बताओ कि यहाँ पैतृक विभाग में अब वो कितने वर्ष की राज्य सेवा करके ही प्रतिनियुक्ति में जा सकता है। यानी एक कर्मचारी है जो प्रतिनियुक्ति की 4 वर्ष पूरे करके आ चुका है और अभी पैतृक विभाग में है और फिर से पुनः प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहता है, तो पुनः प्रतिनियुक्ति पर कितने वर्ष की राज्य सेवा, यानी यहाँ की राज्य सेवा, पैतृक विभाग की राज्य सेवा न्यूनतम करनी अनिवार्य है। ऑप्शन है आपके 2 वर्ष,
3 वर्ष, 4 वर्ष, 1 वर्ष। तो सही आंसर है 3 वर्ष। 3 वर्ष की उसको कम से कम यहाँ राज्य सेवा करनी पड़ेगी, फिर उसको जाके पुनः प्रतिनियुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कर्मचारी के पेंशन अंशदान, कर्मचारी के पेंशन अंशदान की जो राशि है ना, पेंशन अंशदान की जो राशि है वो राज्य की कौन सी निधि में, राज्य की कौन सी निधि में जमा करवाई जाएगी, और ये किस नियम में है, ये किस नियम में ये प्रावधान है। तो ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन भी संचित निधि में करवाई जाएगी और रूल 145 है। दूसरा ऑप्शन संचित निधि में करवाई जाएगी, रूल 144 है। थर्ड लोक लेखा समिति में, लोक लेखा निधि में नियम है 145। फोर्थ है लोक लेखा निधि और रूल नंबर है 144। बताइए कि कर्मचारी के पेंशन अंशदान की राशि को राज्य की कौन सी निधि में जमा करवाना है और कौन सा रूल है। तो सही आंसर है संचित निधि में करवाना है। यहाँ भी संचित निधि है, लेकिन रूल देखो, रूल नंबर जो आएगा 145 सही होगा। 145 नंबर रूल कहता है कि कर्मचारी के पेंशन अंशदान की राशि राज्य की संचित निधि में कराओ। 145 नंबर रूल कहता है। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। प्रतिनियुक्ति की अधिकतम निर्धारित अवधि क्या है। प्रतिनियुक्ति की अधिकतम निर्धारित अवधि क्या है। ऑप्शन में है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष और 3 वर्ष। देखिए वैसे बढ़ा के तो 10 वर्ष कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम निर्धारित अवधि है कितनी, वैसे कितनी है नॉर्मली प्रतिनियुक्ति की अधिकतम निर्धारित अवधि कितनी है। ऑप्शन नंबर ए होगा 4 वर्ष। 4 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जो प्रतिनियुक्ति अवधि है जो ये 4 वर्ष है, अगर मान लो इसको 1 वर्ष बढ़ाना पड़े, मतलब 5 वर्ष करना पड़े, 1 वर्ष क्या करना पड़े, बढ़ाना पड़े, तो जो परमिशन है वो कौन देगा। प्रतिनियुक्ति की अधिकतम निर्धारित अवधि में 1 वर्ष की वृद्धि कौन कर सकता है। फर्स्ट वित्त विभाग, सेकंड प्रशासनिक विभाग, थर्ड विभागाध्यक्ष, फोर्थ महालेखाकार कौन कर सकता है। प्रतिनियुक्ति अवधि में 1 वर्ष की मतलब बढ़ाने के लिए 1 वर्ष बढ़ाने कौन बढ़ा सकता है 1 वर्ष। तो सही जो आंसर आएगा प्रशासनिक विभाग। 1 वर्ष के लिए कौन बढ़ा सकता है, प्रशासनिक विभाग। अगला प्रश्न, अगर मान लो प्रतिनियुक्ति अवधि में अगर आपको वृद्धि 1 वर्ष से क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, 1 वर्ष से प्लस की वृद्धि, 1 वर्ष तो कौन कर सकता है, प्रशासनिक विभाग। 1 वर्ष से ज़्यादा चाहिए तो यही ऑप्शन है। बताओ 1 वर्ष से ज़्यादा में कौन कर सकता है, 1 वर्ष से ज़्यादा की परमिशन कौन दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आएगा वित्त विभाग। वित्त विभाग 1 वर्ष से ज़्यादा की अवधि चाहिए, मतलब 4 वर्ष हो चुके हैं, 1 वर्ष बढ़ाना हो तो बढ़ाएगा कौन, प्रशासनिक विभाग। और 1 वर्ष से ज़्यादा बढ़ाना पड़े तो कौन बढ़ाएगा, वित्त विभाग बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, प्रतिनियुक्ति भत्ता की गणना करनी है। मान लो प्रतिनियुक्ति भत्ता की गणना करनी है तो इसके लिए मूल वेतन वो कौन से नियोजक का माना जाएगा। प्रतिनियुक्ति भत्ते की गणना करनी है तो आपको बताना है कि जो मूल वेतन है वो किसका माना जाएगा, कौन से नियोजक का माना जाएगा।
पैतृक विभाग का माना जाएगा। दूसरा वैदेशिक नियोजक का माना जाएगा, वैदेशिक नियोजक का माना जाएगा। तीसरा जहाँ लाभदायक हो वहाँ माना जाएगा, जहाँ लाभदायक हो, ठीक है। और फोर्थ मूल वेतन पर देय नहीं होगा, मूल वेतन पर देय नहीं होगा। यानी देखो क्या कह रहा है, प्रतिनियुक्ति भत्ता की गणना करनी है तो प्रश्न कहता है कि मूल वेतन कौन से नियोजक का माना जाएगा, पैतृक विभाग का मूल वेतन, वैदेशिक नियोजक का मूल वेतन, जहाँ लाभदायक हो वहाँ, या फिर मूल वेतन पर देय ही नहीं होगा। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैतृक विभाग। पैतृक विभाग का जो मूल वेतन होगा ना, उसी पर प्रतिनियुक्ति भत्ते की गणना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मान लो कोई वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर कोई कर्मचारी है और उसको चाहिए मकान किराया भत्ता, मकान किराया भत्ता, तो वो कर्मचारी कहाँ से ले सकता है? यानी वैदेशिक नियोजन में प्रतिनियुक्ति पर मकान किराया भत्ता कहाँ से ले सकता है? फर्स्ट पैतृक विभाग से, सेकंड वैदेशिक नियोक्ता से, वैदेशिक नियोक्ता से, थर्ड दोनों में से, जहाँ पर दोनों में से कोई, जहाँ पर भी लाभ हो, दोनों में से कोई, जहाँ पर मतलब उसको प्रॉफिट दिख रहा हो, लाभ दिख रहा हो, कहीं से भी ले सकता है, लाभ दिखना चाहिए। फोर्थ दोनों में से वहाँ जहाँ पर कम है, न्यूनतम है, जहाँ कम होगा, दोनों में से, पैतृक वैदेशिक दोनों में से कोई, जहाँ पर भी लाभ हो, जहाँ फोर्थ है दोनों में से कोई कम हो। तो जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ये वाला, दोनों में से कहीं से भी ले सकता है, जहाँ पर उसको क्या हो, प्रॉफिट दिखाई दे रहा हो, प्रॉफिट दिखाई देना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मान लो कोई कर्मचारी जो है प्रतिनियुक्ति पर है, ठीक है, और प्रतिनियुक्ति पर है, इसको जो वेतन मिल रहा है, तो उस वेतन में से कौन सा वेतन या भत्ता शामिल नहीं है? देखो प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार वैदेशिक सेवा में नियुक्त कर्मचारी को दे वेतन व पैतृक विभाग के वेतन, इस मतलब आप ये समझो कि प्रतिनियुक्ति पर ये कर्मचारी है, वैदेशिक सेवा में है, और प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार आपको बताना है कि इसको जो वेतन मिल रहा है ना, इसको जो वेतन मिल रहा है उस वेतन के अंदर पैतृक विभाग का कौन सा वेतन या भत्ता, पैतृक विभाग का कौन सा वेतन या भत्ता दे नहीं है, भत्ता शामिल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास 4 है, मूल वेतन, व्यक्तिगत वेतन, विशेष वेतन, और फोर्थ महंगाई भत्ता। प्रश्न दोबारा सुन लो, प्रश्न काफ़ी अच्छा है। मान आपको बताना है प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अकॉर्डिंग आपने बताना है, वैदेशिक सेवा में ये एक कर्मचारी है, राज्य का कर्मचारी है, और इसको वेतन मिल रहा है, तो आपको बताना है इसके वेतन में इन चारों में से कौन सी चीज़ इस वेतन में शामिल नहीं है। देखिए मूल वेतन इसको मिलेगा, व्यक्तिगत वेतन भी मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा, इसको विशेष वेतन नहीं मिलेगा, विशेष वेतन शामिल नहीं है इसके वेतन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, मान लो कोई कर्मचारी कहाँ है, वैदेशिक सेवा में है, और आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहाँ, वैसे भी 4 ऑप्शन पहले लिख लेता हूँ और फिर देख के बताना। पहले 4 ऑप्शन देखो, शहरी क्षतिपूरक भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, यात्रा भत्ता, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, महंगाई भत्ता। आपको बताना है कि ये दो जो कर्मचारी है जो कि वैदेशिक नियोजन में है, वैदेशिक सेवा पर है ये, तो ये कर्मचारी 3 ऐसे ऑप्शन है आपके सामने, 3 ऐसे होते हैं जो जिसका मन करे वहाँ से ले सकता है ये, चाहे तो पैतृक विभाग से ले ले, चाहे जहाँ पर ये अभी डेपुटेशन पर है वहाँ से ले ले, ठीक है। 3 तो ऐसे हैं जहाँ कोई मर्जी कहीं से ले सकता है, लेकिन एक भत्ता ऐसा है जो सिर्फ
राज्य सरकार द्वारा ही तय किया जाएगा, वहीं उसी दर पर मिलेगा उसको, यानी पैतृक विभाग की दर पर मिलेगा, पैतृक विभाग की दर के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। भी 3 भत्ते ऐसे हैं जो जहाँ उसको मन करे वहाँ से ले ले, चाहे तो पैतृक विभाग से ले ले, चाहे वैदेशिक नियोजक से ले ले, पर एक ऐसा है जो सिर्फ पैतृक विभाग की दर के अकॉर्डिंग ही लेगा। तो कौन सा है वो? देखो, शहरी व क्षतिपूर्ति भत्ता ना, कर्मचारी का मन करे वहाँ से ले ले, चाहे तो वो पैतृक विभाग से ले ले, और चाहे वैदेशिक सेवा में जहाँ लगा हुआ है उस वैदेशिक नियोजक से ले ले, जहाँ उसको प्रॉफिट दिखे वहाँ से ले ले। यात्रा भत्ता में भी ये होगा, जहाँ मन करे वहाँ से ले ले। चिकित्सा भत्ता में भी ये होगा, जहाँ प्रॉफिट दिखे वहाँ से ले ले। लेकिन महंगाई जो भत्ता है ना, महंगाई भत्ता, वो सिर्फ वहीं से लेगा, पैतृक विभाग से, और जो पैतृक विभाग की जो दर होगी ना, उसी दर के अकॉर्डिंग लेगा। ठीक है, तो वहाँ अपना मन करे वहाँ से नहीं ले सकता महंगाई भत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 14 हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 नंबर क्वेश्चन। प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण काल की देयता की शर्तें कौन से रूल में है? प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण काल की देयता की शर्तें किस नियम में हैं? 144 सी में, 144 ए में, 144 डी में, 144 बी में। तो सही ऑप्शन है 144 ए में, 144 ए के अंदर। चलिए 15 क्वेश्चन कर लिए हैं हमने। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेना, और नेक्स्ट वीडियो नंबर 10 भी लेके आएंगे। आगे कुछ प्रैक्टिस और करेंगे, अभ्यास प्रश्न वैदेशिक सेवा के। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट एक वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।